नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने 23 दिसंबर 2025 की कुछ अहम खबरें हैं। हमारा इरादा सिर्फ इन सुर्खियों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके बीच जो कनेक्शन है उसे समझना है और ये जानना है कि इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है। बिल्कुल। नमस्कार। आज की जो खबरें हैं वो एक तरह से भारत के भविष्य की दो तस्वीरें दिखाती हैं। एक तरफ हम आत्मनिर्भरता और तकनीकी तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने पर्यावरण और अपनी विरासत को बचाने की भी उतनी ही कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसी संतुलन को, इसी बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी पहली तस्वीर से शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री ने असम में एक बहुत बड़े प्लांट का उद्घाटन किया है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और फैक्ट्री है या इसका कोई बड़ा रणनीतिक महत्व है? नहीं, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है। असम के डिब्रूगढ़ में ये जो 1601 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर प्लांट है, ये भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। इससे हमारे यूरिया के आयात पर जो निर्भरता है वो कम होगी। खासकर पूर्वी भारत के किसानों के लिए अब खाद सस्ती और आसानी से मिल पाएगी। ये मेक इन इंडिया का एक बहुत ही जमीनी उदाहरण है। यानी ये कृषि के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता हुई। लेकिन मैंने पढ़ा कि इसी यात्रा में हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ। उसे हम कैसे देखें? उसे आप कनेक्टिविटी के जरिए विकास से जोड़ सकते हैं। देखिए, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ये जो नया टर्मिनल है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश और दुनिया से और बेहतर तरीके से जोड़ेगा। इससे व्यापार भी बढ़ेगा और टूरिज्म भी। और असम के पहले मुख्यमंत्री बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण, वो एक तरह से उस क्षेत्र के इतिहास और उनके योगदान को सम्मान देना है। ठीक है, तो एक तरफ खाद और कनेक्टिविटी जैसा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं एक खबर कर्नाटक से है जहां वित्त मंत्री ने सरकारी स्कूलों में AI लैब्स का उद्घाटन किया है। ये भविष्य के लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये एक तरह का बौद्धिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन लैब्स का मकसद सिर्फ कंप्यूटर देना नहीं है। अच्छा जी, बल्कि छात्रों को मशीन लर्निंग के जो बेसिक मॉडल हैं, जो डेटा एनालिसिस है, उसका प्रैक्टिकल अनुभव देना है। मकसद साफ है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। जब भी हम कर्नाटक की बात करते हैं तो अक्सर टेक हब बेंगलुरु का ही जिक्र होता है। जी, लेकिन कृषि में भी उसका दबदबा कुछ कम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कर्नाटक मक्का, नारियल और कॉफी, इन तीनों के उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। और यही दिखाता है कि राज्य कैसे परंपरा और आधुनिकता को एक साथ लेकर चल रहा है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में कर्नाटक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये तो बहुत ही प्रगतिशील कदम है। जी, बहुत। ये दिलचस्प है। चलिए अब दूसरे बड़े विषय पर आते हैं, विकास और पर्यावरण का संतुलन। मध्य प्रदेश में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सुनने में ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। महत्वाकांक्षी तो है ही। ये 961 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। 961? जी, 961 किलोमीटर्स। और ये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच जैसे बड़े टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा। इसका मकसद यह है कि बाघों को घूमने फिरने के लिए, अपना वंश बढ़ाने के लिए एक बड़ा और सुरक्षित इलाका मिले, जिससे उनकी आबादी स्वस्थ बनी रहे। लेकिन एक मिनट, 961 किलोमीटर तो बहुत लंबा रास्ता है। इस रास्ते में जो गांव और बस्तियां आएंगी, उनका क्या होगा? क्या इससे इंसान और जानवरों के बीच टकराव का खतरा नहीं बढ़ेगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इस तरह के प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। योजना के अनुसार इस कॉरिडोर को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यह ज्यादातर जंगलों और कम आबादी वाले इलाकों से गुजरे। जहां जरूरी होगा वहां जानवरों के लिए अंडरपास या ओवरपास भी बनाए जाएंगे ताकि वो इंसानी बस्तियों में ना आए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जमीनी स्तर पर इसे लागू करना आसान नहीं होगा। तो एक तरफ हम बाघ जैसे बड़े जानवर के संरक्षण के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं और वहीं तमिलनाडु से एक खबर है जहां ऊदबिलाव यानी ऑटर के संरक्षण के लिए एक पहल हुई है। और देखिए, यही संतुलन की खूबसूरती है। तमिलनाडु सरकार कावेरी बेसिन में ऊदबिलाव के संरक्षण पर ध्यान दे रही है। ऊदबिलाव एक बहुत छोटा जीव है, लेकिन वो नदी के इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का एक बहुत अहम सूचक है। अच्छा, वो कैसे? अगर नदी में ऊदबिलाव हैं तो इसका मतलब है कि पानी काफी हद तक साफ है और उसमें मछलियां भी हैं। तो बाघ को बचाना जितना जरूरी है, उतना ही इस छोटे से जीव को भी।
और तमिलनाडु पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल। चेन्नई हाल ही में वास्तविक समय पर बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने वाला सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है। यह दिखाता है कि कैसे हम संरक्षण की पारंपरिक कोशिशों को नई तकनीक के साथ जोड़कर बेहतर नतीजे पा सकते हैं। चलिए अब भारत से बाहर की दुनिया पर एक नजर डालते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर सहमति बनी है। आसान भाषा में इसका हमारे और आपके लिए क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार पर लगने वाले ज्यादातर टैक्स और रुकावटें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स या फल सस्ते हो जाएं और भारत की टेक्सटाइल या आईटी सेवाओं के लिए न्यूजीलैंड में एक नया बाजार खुल सकता है। ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। दिलचस्प है। लेकिन न्यूजीलैंड से एक और खबर आ रही है जो व्यापार से नहीं बल्कि तकनीक के सामाजिक असर से जुड़ी है। हाँ, और ये आज की हमारी चर्चा से सीधे तौर पर जुड़ती है। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया की तरह ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ओह, ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये उस बहस को सामने लाता है कि हम तकनीक को किस हद तक अपने जीवन में आने दें, खासकर जब बात बच्चों की हो। एक तरफ हम कर्नाटक में बच्चों को एआई सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड उन्हें सोशल मीडिया से बचा रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अब पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत ने म्यांमार को 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स दिए हैं। ये प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स दरअसल छोटे स्तर की समुदाय केंद्रित परियोजनाएं होती हैं जो जल्दी पूरी हो जाती हैं और जिनका असर तुरंत जमीन पर दिखता है। जैसे स्कूल बनाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना या कोई स्वास्थ्य केंद्र खोलना। इसके जरिए भारत म्यांमार के आम लोगों के साथ एक सीधा रिश्ता बना रहा है जो कूटनीति का एक नरम लेकिन असरदार तरीका है। लेकिन म्यांमार की जो अभी की छवि है वो तो दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादक देश की है। ऐसे में भारत का ये सहयोग कितना मायने रखता है? यही भारत की जटिल विदेश नीति को दिखाता है। एक तरफ म्यांमार में अफीम की खेती जैसी गंभीर समस्याएं हैं जो वहां की अंदरूनी अस्थिरता का नतीजा है, तो दूसरी तरफ भारत मानवीय सहायता भी पहुंचा रहा है। जैसे चक्रवात माइकोंग के बाद ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। भारत ये संदेश दे रहा है कि सरकारें किसी भी स्थिति में हों, हम वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। ये पड़ोस में स्थिरता बनाए रखने की एक रणनीतिक कोशिश भी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो खबरें बनाते हैं। फोर्ब्स के अनुसार इलॉन मस्क $700 अरब की नेटवर्थ वाले पहले इंसान बन गए हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए आप ऐसे सोचिए कि $700 अरब दुनिया के कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। बाप रे। जी, ये एक व्यक्ति के हाथ में अभूतपूर्व आर्थिक शक्ति को दिखाता है और ये सवाल भी खड़ा करता है कि जब एक इंसान इतना शक्तिशाली हो जाए तो समाज और लोकतंत्र पर उसका क्या असर पड़ता है। और भारत के वित्तीय जगत में भी कुछ बड़े पदों पर बदलाव हुए हैं। हाँ, बीपी कानूनगो को आईएएफएल फाइनेंस का नया चेयरमैन बनाया गया है और रवि रंजन एसबीआई के नए एमडी बने हैं। ये नियुक्तियां भारत के फाइनेंशियल सेक्टर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। लेकिन इन सबके बीच एक नियुक्ति मुझे लगता है ऐतिहासिक है, साई जादव। साई जादव? जी, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। अरे वाह! ये सेना में लैंगिक समानता की दिशा में एक मील का पत्थर है। ये सचमुच एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब जरा खेल के मैदान पर चलते हैं। महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना ने 4000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। हाँ, और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और वो इस समय ओडीआई रैंकिंग में भी टॉप पर हैं। कमाल है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं है, ये